अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पहले शुरू करते हैं डेल स्टेन से। डेल स्टेन ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएसएल क्वालिटी वाइज, क्रिकेट वाइज आईपीएल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आईपीएल में तो ये होता है कि बस पैसों के लिए जाते हैं लोग और वहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात ही नहीं होती, और ड्रेसिंग रूम में भी सिर्फ पैसों पे बात होती और ये सब चीज़ें हैं। और पीएसएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर होता है, सब कुछ है। तो वैसे तो मैं अपना डेल स्टेन की बड़ी हमेशा एज ए क्रिकेटर मुझे ये बहुत पसंद था। मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर। आज भी मैं मानता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में पिछले 20 साल में इससे बेहतर बॉलर नहीं आया, इसका रिकॉर्ड बोलता है। ठीक है ना। और एज ए टेस्ट क्रिकेटर ही हैज़ डन वंडरफुल, उसकी अचीवमेंट्स हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन होता यह है कि आप अपने करियर के एंड में जब आपको कुछ ऐसा नहीं सूझता कि आप अपनी वो क्वालिटी को बरकरार नहीं रख पाते, तो फिर आपको गिले शिकवे बहुत होने लगते हैं। ऐसा ही एक क्रिकेटर है डेरिन सेमी। डेरिन सेमी है ना, वो एज ए क्रिकेटर कभी उसकी कोई क्वालिटी रही नहीं है, ना वो अच्छा बॉलर था ना कोई अच्छा बैट्समैन था, बस एक T20 के हिसाब से थोड़ा बहुत चल पड़ता था। लेकिन यह है कि इसने देख लिया कि आईपीएल में तो मेरी कोई जगह बनती नहीं, दूसरी लीग में भी मुझे कोई नहीं जगह बनती, इवन मुझे मेरी वेस्ट इंडीज़ की टीम भी नहीं खिलाती। जबकि मुझे यहाँ तक याद पड़ता है इसके आखिरी सीपीएल जो कैरिबियन प्रीमियर लीग थी उसमें भी इसको जगह नहीं मिली थी, और ज़्यादातर मैचों में ये बाहर ही रहा है। लेकिन इसने मामू बनाना शुरू किया पाकिस्तान के, जो आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम कितनी बेवकूफ़ और कितनी वो है। तो पीएसएल में हर मैच खेलता है और टॉप पे होता है, और पाकिस्तान में तो शायद ही कोई फॉरेनर इतनी इज्जत पाता होगा जितनी डेरन सेमी पाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको और कहीं जगह मिलेगी नहीं। तो अपना कैरियर, अपना पैसा कमाना, अपनी इज्जत कमाना, वहाँ पे ऐड में आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड पे मिलेगा, हर जगह प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानियों की तारीफ कर देता है और पीएसएल को वो दुनिया में सबसे अच्छी क्रिकेट लीग समझता है। अब डेल स्टेन ने भी जब ये देख लिया कि इसको आईपीएल में, देखें बात दरअसल ये है कि इसका आईपीएल रिकॉर्ड बोलता है डेल स्टेन का, एक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से ही इज़ ए वंडरफुल बॉलर, नो डाउट ही वॉज ए वंडरफुल बॉलर। अब तो उसकी अपनी साउथ अफ्रीका की टीम में भी जगह नहीं बनती, और एज ए T20 क्रिकेटर तो वो कभी भी वंडरफुल नहीं रहा। और इसका आईपीएल का रिकॉर्ड तो इतना भयानक था कि इसको हमेशा आरसीबी और हैदराबाद और बेहतरीन टीमों की तरफ से मौके मिलते रहे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और इसका रिकॉर्ड आईपीएल का बताता है कि वो 10 रन से ज़्यादा फी ओवर देता था, और इस बार भी इसको नज़र आ गया था कि मुझे अब कोई पिक तो करेगा नहीं, तो इसने अपना नाम वापस ले लिया था। तो कैरियर के एंड पे आके इसको पीएसएल अच्छी लगने लगी है। मुझे डेल स्टेन ये बता दे कि डेल स्टेन का जो फेवरेट दोस्त रहा है साउथ अफ्रीका में, वो एबी डिविलियर्स रहा है। और एबी डिविलियर्स ना साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है, ना किसी दुनिया की किसी लीग के लिए नहीं खेलता, लेकिन वो आईपीएल के लिए कई महीनों पहले से तैयारी करता है और आईपीएल में अपना 100% देता है। तो क्या डेल स्टेन बताना पसंद करेंगे कि क्या एबी डिविलियर्स भी सिर्फ पैसों के लिए जाता है? आप दुनिया के किसी भी क्रिकेटर को, चाहे वो बड़ा क्रिकेटर है कि नया क्रिकेटर है, सीनियर है कि जूनियर है, उसके सामने ऑफर रखें कि आईपीएल या कोई भी और मैच, तो वो आईपीएल को प्रीफर करता है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं तो पीएसएल वैसे तो मैं नहीं देख रहा, मेरे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है पीएसएल में, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मुझे वहाँ पे नज़र भी नहीं आती। लेकिन ज़ाहिर है मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, सब चीज़ों की अपडेट रखता हूँ। तो रिपोर्ट्स जहाँ तक मैंने पढ़ी है ना, तो पीएसएल के सारे मैच में जिसने दूसरे बैटिंग की है वो जीत गया है, यानी टारगेट अचीव किया है। तो पीएसएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये है कि आप टॉस जीतें, सामने वाली टीम को बैटिंग की दावत दें और टारगेट अचीव कर लें। टोटल तमाम मैचों में आप देख लें तो चाहे 200 का भी टारगेट है तो वो उन्होंने अचीव कर लिया है। तो क्या है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट? टॉस जीतो और मैच जीतो वाली सूरत हाल है।
नॉर्मली आईपीएल में कम से कम हमने देखा है कि 120 130 को भी अक्सर डिफेंड कर लिया जाता है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की आप बात करें तो इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ने अपने बोर्ड्स को कह दिया है कि जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली है इंग्लैंड में जून में, उसमें हम लोग तो नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग तो आईपीएल खेलेंगे। नो डाउट कि आईपीएल में पैसा इज ए वेरी बिग अट्रैक्शन, लेकिन पैसे के अलावा क्रिकेट की क्वालिटी, अब क्रिकेट की क्वालिटी की बात करें तो 2020 इज नॉट टेस्ट क्रिकेट। जो ट्रू फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, जो एक सबर आजमाना एक दूसरे के खिलाफ और पेशेंस के साथ खेलना, अगले बॉलर्स को थका देना, लंबी लंबी इनिंग्स खेलना, वो टेस्ट क्रिकेट है। और फिर अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी आए तो वनडे क्रिकेट इज स्टिल ए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। 2020 तो एक सर्कस है। मैंने भी कभी 2020 क्रिकेट को एज ए क्रिकेट या एज ए सीरियस तो लिया ही नहीं है। तो उसमें अगर डेल स्टेन क्वालिटी ढूंढते हैं और वो भी पीएसएल में जाके, तो मजबूरी है बेचारे की। मैं और क्या कहूँ। आगे चलते हैं। इसी तरह के एक और सठियाए हुए नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह वो बदबख्त आदमी है जिसने एहसान फरामोश कह लें, जो भी कह लें आप। देखें, नसीरुद्दीन शाह की बहन है ना, सगी बहन, वो कराची में रहती हैं और उनका आधा खानदान कराची में रहता है और ये अक्सर कराची जाते भी रहते थे। नसीरुद्दीन शाह जरा कंपेयर करके बता दें कि वो जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिया में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से देखें तो कराची में रहने वाले मुहाजिरों का या पाकिस्तानियों का सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, और इंडिया में बसने वाले मुसलमानों का ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज। Like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। नसीरुद्दीन शाह के लिए मैं अर्ज कर दूं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि पाकिस्तान में मुहाजिरों को जो भारत से माइग्रेट करके मुसलमान गए थे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह की बहन भी थी, 25,000 मुहाजिर नौजवानों को एक्स्ट्रा जुडिशियली पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किया है। 25,000 सिर्फ इसलिए कि वो अपने इक्वल ह्यूमन राइट्स मांग रहे थे, वो सिविल लिबर्टीज की बात करते थे। 25,000 नसीरुद्दीन शाह, 25,000। 25 दिखा दो मुझे इंडिया में मुसलमान मारे गए हो सिविल लिबर्टीज या ह्यूमन राइट्स के लिए। 25 दिखा दो खाली, वहां 25,000 मारे गए। नसीरुद्दीन शाह अगर बोलना है तो जरा बोलो ना अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो वहां कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कानपुर के एक मुसलमान नेता थे
मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने बड़ा पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए, भारत के लिए बड़ा काम किया, उनके नवासे को, पड़नवासे को, उनकी नवासी के बेटे को कराची में एक्स्ट्रा जुडिशियली एमक्यूएम के वो आर्मी ने मार दिया था, क्योंकि वो एमक्यूएम का कारकुन था, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती थी। अजहर मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी का पड़नवासा। नसीरुद्दीन शाह, जरा कंपेयर तो कर लो ना, फिर बात करना। और अगर कंपेयर ना भी करो तो भारत में कभी मुझे नसीरुद्दीन शाह का कोई एक स्टेटमेंट निकाल कर दिखा दो जिसमें उसने मुसलमानों के किसी गलत कार्य के ऊपर बोला हो। इसका सेक्युलरिज्म बिल्कुल जावेद अख्तर के एथेइज्म की तरह फेक एंड फार्स है, बिल्कुल ढकोसला सेक्युलरिज्म है। हमेशा इसको हिंदुओं में बुराई नजर आएगी, हमेशा इसको हिंदू एक्सट्रीमिज्म नजर आएगा। कभी भी इस आदमी ने मुसलमानों के एक्सट्रीमिज्म पे या भारत में मुसलमान जो कुछ गलत काम करते हैं उस पे एक लफ्ज नहीं बोला। ऐसे ही जैसे सबा नकवी हुई, जैसे राना अयूब हुई, जैसे शीला रशीद हुई, अरफा खानम शेरवानी हुई, जावेद अख्तर हुए, कभी मुसलमानों की गलत कार्य पे बात ही नहीं की इन्होंने, एक लफ्ज नहीं बोला। कभी रिंकू शर्मा, अंकित शर्मा, वो तोमार लड़की जो मारी गई थी लव जिहाद, हिंदुओं के मरने पे इनके अंदर से कोई दर्द नहीं नजर आता। कभी इन्होंने एक स्टेटमेंट तक झूठे मुंह भी नहीं दिया। लेकिन कहीं कोई मुसलमान के गलत कार्यों पे भी उनको पकड़ा जाए तो इनका एथेइज्म, इनका सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। ये एहसान फरामोश जिन्होंने भारत में रह के वो जिंदगी हासिल की जिसका ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे अगर ये पाकिस्तान चले जाते तो। नसीरुद्दीन शाह जैसा आदमी जिसने के भारत में अपनी लाइफ ऑन की, इज्जत, शोहरत, पैसा, अय्याशी सब ऑन की, इनका तो फर्ज है कि अपने पुरखों की गलत कार्यों की भी बात करते। इनका तो फर्ज था कि ये राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़ के काम करते और कहते कि हाँ जी हमारे पुरखों ने यहां पे गलती की थी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना के आज मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं और थोड़ा कंपनसेट करने के लिए मैं काम करना चाहता हूं। इनका तो फर्ज है कि ये बाबर, मुसलमान इन्वेडर्स जिन्होंने एक एक दिन में 50-50 हजार हिंदू मार दिए, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं को कन्वर्ट किया, उनके गलत कामों को बताते आम आदमी को। अगर ये इतने ही ईमानदार हैं, अगर ये इतने ही अपने आप को करेक्ट समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नसीरुद्दीन शाह तेजी से अपनी वो इज्जत गंवा रहे हैं जो उन्होंने अर्न की थी। तेजी से आम हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है कि नसीरुद्दीन शाह एक फेक आदमी है, एक टोपी ड्रामा है जो कि अपने झूठी अना के खोल में बंद है और अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए झूठ मूठ बकवास करता रहता है। इसको कभी भी किसी हिंदू के ऊपर होने वाला अत्याचार नजर ही नहीं आता। इसको कभी भी अपने भाई बंधुओं यानी मुसलमानों के किए हुए गलत काम नजर ही नहीं आते। इसकी एक कोई आप मुझे ट्वीट, एक कोई बात इसकी निकाल कर दिखा दें, लेकिन जहां बात आएगी एंटी हिंदू की, जहां बात आएगी भारत के खिलाफ नेगेटिव एंगल को पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करना, तो ये अपनी बहन राना अयूब के साथ मिलके कोरस में ये सब मिलके गा रहे होते हैं। तो मैं नसीरुद्दीन शाह को यही कहूंगा कि बड़े अफसोस की बात है, नसीरुद्दीन शाह शर्म आनी चाहिए। एटलीस्ट जरा आईना गौर से देखो और अपने अंदर झांक के देखो, अपने जमीर की आवाज को देखो, तो शायद तुम्हें शर्म आ जाए।
आगे एंड पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये एक वीडियो। खुद आप देखें और फैसला करें कि कितना यूपी के लोगों की खुशकिस्मती है कि आपको इतना एक अजीम और अच्छा लीडर मिला है जिसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नंबर 4 से नंबर 2 पे तेज़ी से चीज़ें करेक्ट हो रही हैं, लेजिस्लेशन हो रही है करेक्ट, जो देरीना मसले हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सोशियो डेमोग्राफी पूरी चेंज कर रहे हैं यूपी की। यूपी जो कि भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट है उसको सही रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर धार्मिक उसको भी करेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन्स को भी भरपूर मौका दे रहे हैं। अप्रिशिएट टू हैव योगी आदित्यनाथ इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, इस वजह से कुछ परेशानियां रहती हैं तो वीडियोस कम बनाता हूं। अब मेरा कोई धंधा तो है नहीं जो कुछ जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स दिन में 2-3 वीडियो बना के पेश करते हैं तो उनका तो धंधा है। मैं तो सच बात करता हूं और जो मुझे करेक्ट लगता है वो बात आपके सामने रखता हूं। वो अपने व्यूज़ के चक्कर में सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं तो आप लोगों की मदद से अपने इस जो सिस्टम है मेरा यूट्यूब का और जो चीज़ों का उसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ और एक मकसद के तहत मैं अपनी चीज़ें चलाता हूँ और सच बोलता हूँ। करेक्शन के लिए ऑलवेज स्टैंड देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। March in 2017 when Yogi Adityanath took oath. During February and March, I was going around of UP publicizing my previous book in Hindi, Uttar Pradesh Vikas Ki Pratiksha, as you told in my bio. And I got the chance to listen to him firsthand many a times in many rallies. I've seen his rallies are very well attended, like almost like of Mr. Modi, even in smaller areas. And in a true democracy, I normally measure everything with the popularity you have. And then I started researching about it, and I went to Uttarakhand, where he's born and brought up for around 15-20 days. Lived in Gorakhpur, talked to his fans, his detractors, and I got a very different Yogi Adityanath, because when my team researched, they gave me some 300 articles, national, international. After he becoming chief minister, before he becoming chief minister, 99% was negative. My query was, and with this query I went to feel that how can someone who is so popular, who has become 5-time Lok Sabha MP, winning election with exponential margins, how can everything about him be negative, right? With this query I went in the field, and what I found is very, very different, which I documented in my book. And to my mind, I represent Yogi in my book with this 4 ideas, and I'll narrate those few. It'll take 3-4 minutes. First thing, he's 44 years old. Now he's 45. When I wrote the book a year back, it was 4 years, 44. And for some reason, we never heard a title, a young chief minister. For some reason, the saffron robe or whatever construct around in the media. As Abhay said, he used to hate Modi because of the perception he had through media or whatever he read, right? That's our window to a politician or to a leader. So he's a young politician. For some reason, let's say someone like Rahul Gandhi is young in 47, 48. Akhilesh was young but in 40, but Yogi Adityanath was not young in 44, 45. That's one. Second thing, he's a parliamentarian from last 5 years. He's winning 5 Lok Sabha election with exponential margins. I thought, let me inquire what's happening. Like, is he a good parliamentarian or not? So there are 2 ways you can judge a parliamentarian: how he is doing in the ground and how he is doing in the parliament. These are the 2 places where he has to perform. When you see his parliamentary data, and to my convenience, first I compared his parliamentary data with Rahul Gandhi's parliamentary data. Parliamentary data are 4 points: your attendance, the number of debates you participate in, number of questions you ask, and number of private member bills you produce. These are the 4 things you do in parliament.
Attendance, like I'll say Rahul Gandhi was here, Yogi Adityanath was here. Number of questions, Rahul Gandhi asked 0 questions, Yogi Adityanath asked 303 questions. And mind you, I'm talking about 2014 to 17 when it was Modi government. So Yogi is asking more questions to his government, so to say, right? So 0, 300. Rahul Gandhi participated in some 8 discussions. I may be number-wise here and there, and he participated in 53 debates. Rahul Gandhi presented 0 private member bill, very important instrument. If the government is not doing it, you can present a bill. Yogi Adityanath presented 3 private member bills. A lot of people ask me, that's a convenient comparison. So I also compared with the national average. In national average also, Yogi Adityanath is almost 1.5 times of the national average of all the MPs, right? So, and now people will ask me that what is he asking? Is he asking make Ram Mandir, uniform civil code? He's certainly asking them. But again, 95% of his questions are, I say, Shashi Tharoor kind of questions, right? Like he's asking about conditions, IITs, IIMs, non-performing assets, relationship with US, UK, Israel, malnutrition, your airports, he's asking about them, right? Only thing, because we have only seen certain videos of him given in an electorally charged environment, we have typecasted him certain images. Though I have a detail about those videos and those statements also. But at least he's a very nuanced parliamentarian. He's doing this from when he was 26 and now when he's 41. So 19 in his parliament, he's rigorously doing it. And because of him, a lot of things have come to Gorakhpur. AIMS is coming to Gorakhpur, new fertilizer factory started in Gorakhpur, and so that's one. That's his performance in the parliament. Now coming to his constituency, which is Gorakhpur, which is winning from last 5 times. What is he doing there? So he has a very interesting routine. In the morning he gets up in fact there's a joke when he became who gets up early, Modi or Yogi, it's 4 or 5, right? So that's kind of disciplined life they live. So he gets up at 4, he does his daily activities. It's like it's a huge mutt there, Gorakhnath mutt. He takes a huge chakkar of the whole mutt, and then he comes back, does his daily activities, comes back to the ground. Around 9:30 he sets a Janta Darbar. So when Akhilesh Yadav or Arvind Kejriwal or Nitish Kumar runs a Janta Darbar, it's become a news. And they are chief ministers, right? Yogi Adityanath is running a Janta Darbar from last 20 years without being a chief minister. 100, 200 people come to his Darbar, so to say. And they come with very normal queries. They don't come to get a petrol pump or to get a tender. They come for their scholarship, their refund, their insurance money. And that office works like a CM office. Letters, phones to DMs, phones to CDOs, and things are getting sorted there. And there visually you can see a lot of Muslims coming there. And on the question is Muslim, I'm sure you will eventually ask me. So the chief architect of the mutt is a Muslim. Half of the shops are given to Muslims. The dean of one of his colleges is Muslim. So I think because people have just painted based on some interviews he must have given or some speeches, they painted up the Muslims in Gorakhpur love him. So that's on field. So he knows, like, and then after the Janta Darbar he goes to the field. In fact, when I was in one of the Janta Darbar before he became the CM, one guy was Muslim guy. He was visually Muslim. Was able to see the skull cap and the beard. He was coming with this letter. So if I say this in Hindi, it'll be far more impactful. I'll translate. तो I asked him कि क्या है ये? तो he said ये बाबा की जादुई चिट्ठी है. चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, डीएम काम करेगा ही करेगा. So this is a very UP coded terms. I'll tell you what does it mean. Baba means Yogi Adityanath, it's called Baba. Netaji means Mulayam Singh Yadav. Bahenji means Mayawati. And DM is district collector. So he said it's a magical letter from Yogi Adityanath. Even if it's a Mulayam government or even it's a Mayawati government, this letter will force the DM to act. So that's kind of clout he has because of his work in the field. Last thing, people blamed him that he's a yogi, he just know puja. Like, can he manage a state like Uttar Pradesh? Just for them, the mutt is managing some 44-45 institutions, and these are institutions: nursing institution, medical institution, colleges, schools, and he works like a CEO. Like I've seen, he's conducting his meetings, he's signing checks, he's asking what's the performance, how many people are coming, going, and luckily he made me private to a couple of his meetings after becoming CM. I'll quote one of the meetings. It's not so confidential, so I can quote. I didn't quote that in my book though. All the ministers were sitting, all the bureaucrats were sitting after he became the chief minister, and I think one of the ministers asked that UP should have more airports. UP have hardly had 4 functioning airports, such a large state. It's the 6th most populous country in the world, if were to be a country. So someone asked that we should have more airports, and for the next 5-6 minutes Yogi Adityanath spoke on airports, like what kind of tarmac, what Boeing, and what kind of signals, and everybody was like we thought like he knows only puja, but
people have not realized that he's in parliament from last 20 years. He's asking various kind of questions. He have represented government of India in various countries. So he's a very smart politician. For some reason, as he said, we have a typical image of someone, that someone who vouches for a Hindu cause or for a cultural cause, for Indian cause, has to be stupid. That image we have created, which have tried to put a counter.